बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन की। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 2 दिन के बाद मतदान होगा। कल शाम 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। अब इस चुनाव में यह भी तय होना है कि भाई असली शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की। इनमें से असली बाला साहब ठाकरे का वारिस कौन, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। उससे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दिन बड़ा खास है। आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि है। इस बहाने भी बाल ठाकरे की विरासत की दावेदारी को लेकर सियासत तो होगी ही। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे की समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोलाबा में चौराहे पर लगी बाल ठाकरे की विशाल प्रतिमा पर आज पुष्प चढ़ाने पहुंचे, माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये शुक्र है कि दोनों एक ही जगह नहीं पहुंचे। लेकिन लड़ाई तो इस बात की है आखिर कि भाई बाला साहब ने जिस विचार से ये शिवसेना बनाई थी, उस विचार को फिलहाल कौन आगे ले जा रहा है, कौन उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उद्धव ठाकरे जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, या एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के साथ रहते हुए पार्टी तोड़ करके और अब तो सिंबल निशान सब लेकर के बीजेपी के साथ वापस आ गए। आज बाला साहब होते तो वो किसके साथ होते? क्या वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ, शरद पवार के साथ सरकार बनाने के लिए कभी भी राजी होते? क्या कभी वो बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए राजी होते? ये सवाल बीजेपी के नेता खूब पूछते हैं। अच्छा, आज तो वो काम भी हो गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सब लोग बार बार उलाहने के तौर पर कह रहे थे उद्धव ठाकरे से कि जरा राहुल गांधी जी से 2 शब्द बुलवा तो दें, हिंदू हृदय सम्राट कहलवा तो दें बाल ठाकरे को, जरा सावरकर के बारे में तो कुछ बुलवाते। हम सावरकर जी के बारे में तो पता नहीं हो पाएगा, बाल ठाकरे जी के विषय में हो गया। राहुल गांधी ने आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर लिया है। अब मैं आपको वो उनके शब्द भी बता देता हूं। Remembering Bala Saheb Thackeray ji on his 12th death anniversary, my thoughts are with Uddhav Thackeray ji, Aditya and the entire Shiv Sena family. इसमें ऐसा कोई महिमा मंडन नहीं है, ना वो करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कम से कम। अब ऐसे ही है कि भाई घर का कोई बुजुर्ग अब नहीं रहे वो, तो उनके परिवार को आप जैसे सांत्वना के तौर पर कहते हैं वैसे 2 शब्द लिख दो भाई। तो वो उन्होंने किया है। और मुझे लगता है ये भी हो सकता है कम से करवाया गया हो कि भाई अब बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ कहोगे क्या, तो लो इस मौके पर हमने कुछ कह दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं लगातार। अब मैं आपको जरा संजय राउत साहब की बात सुनवा देता हूं। आज बाला साहब की पुण्यतिथि पर क्या कहना है उनको। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति दिन। 12 साल बीत गए हैं। बाला साहब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा हो, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। यहाँ से महाराष्ट्र का रोजगार, महाराष्ट्र का उद्योग सब कुछ छीन कर कोई लेके जा रहा है। ऐसे में अगर हमको याद आती है तो बाला साहब ठाकरे जी की याद आती है। हमारा स्वाभिमान अगर हमको बरकरार रखना है तो बाला साहब ठाकरे को हमको कभी नहीं भूलना है। इसलिए आज का दिन उन्हें याद करने का है, उनके विचारों को याद करने का है और हम जरूर उनका विचार लेकर चुनाव में लड़ रहे हैं। वही बात संजय राउत बोल रहे थे। ये तो बाला साहब के विचारों को जिंदा रखने की लड़ाई है और ये चुनाव उसी पर हो रहा है। भाई साहब आज अलग अलग जगह गए, ये तो अच्छा वो उद्धव जी और एकनाथ जी श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे का जो स्मारक बनाया वो दादर में जो महापौर निवास था उसी पे बनाया गया है। जो महापौर निवास था बीएमसी का, वहाँ पर बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाया गया है। उद्धव ठाकरे वहाँ गए, एकनाथ शिंदे अलग गए। उम्मीद थी कि कांग्रेस के और बड़े नेता आएंगे, लेकिन अभी कांग्रेस के कोई बड़े नेता महाराष्ट्र के नजर नहीं आ रहे हैं। संघ के भी कुछ पदाधिकारी आज सुबह स्मारक पर गए थे। देखिए, बाला साहब ठाकरे का 17 नवंबर 2012 को देहांत हुआ था। उसके 1.5 महीने पहले दशहरे की रैली पर बाला साहब ठाकरे को लेकर चर्चा चल रही थी कि बाला साहब ठाकरे आएंगे कि नहीं आएंगे। उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड भाषण कराता हूं। उस रिकॉर्ड भाषण को आप वहां पर शिवाजी पार्क में सुनाइए। मुझे याद है वो। फिर उन्होंने जो रिकॉर्ड भाषण करवाया तो उन्होंने बहुत कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो 5 कड़ी है, उस 5 कड़ी में उन्होंने 5 लोगों के नाम लिए थे। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और अहमद पटेल का नाम लिया था और कहा था कि इन 5 से देश को बचाने की जरूरत है और सोनिया गांधी का इस देश के अंदर क्या काम है।
वो हमलावर उन्होंने बहुत तगड़ा भाषण उसके लास्ट बाद- पब्लिक स्पीच में भी वो ये कह रहे थे। बिल्कुल, जो रिकॉर्डेड भाषण था उनका जो आखिरी, उसमें उन्होंने बहुत तीखा कांग्रेस के हमला बोला था। लेकिन बाला साहेब ठाकरे का जो जीवन रहा उसमें ऐसा भी नहीं रहा कि कांग्रेस से उनके संबंध नहीं थे, और हमारा अधिक से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। 1985 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो शरद पवार की कांग्रेस पार्टी के साथ बाला साहेब ठाकरे का गठबंधन हुआ था। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी शामिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें गठबंधन रहा था। अब्दुल रहमान अंतुले के साथ तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही थी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। डांगे जो कम्युनिस्टों के बड़े नेता थे, बाला साहेब ठाकरे के करीबी मित्रों में शामिल थे। तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज मतलब वो जो काम उद्धव ठाकरे ने 5 साल पहले किया, बाला ठाकरे किसी भी हद पर जाकर वो कर सकते थे? नहीं, कभी नहीं करते। कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाते वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो विपक्ष में बैठते हैं और कांग्रेस से सरकार में कभी नहीं जाते। भले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जाता, उन्हें कहा जाता कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपके बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, आपके बेटे राज ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देंगे, आप जिसका नाम दोगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद भी यह था कि बाला साहेब ठाकरे कभी कांग्रेस से सत्ता में शामिल नहीं होते, यह तय था। उनकी राजनीति कांग्रेस के विरोध की राजनीति रही है और बहुत आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया। एक बार प्रमोद महाजन या लालकृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी इतना आक्रामक रुख तो महाराष्ट्र में जाकर कांग्रेस पर नहीं करते थे जितना बाला साहेब ठाकरे ने आक्रामक कांग्रेस पर उन्होंने किया। अब्दुल रहमान से बहुत अच्छी मित्रता होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को हमेशा ललकारा और विरोध किया। तो कांग्रेस से तो कभी सरकार नहीं जाती, यह तय था। उनकी आखिरी स्पीच में कुछ और बात भी थी, उसकी बात अभी करते हैं, लेकिन मोदी जी की बात सुन ली राहुल गांधी ने। देखिए और बिल्कुल सौरभ, और लेकिन इसमें देखें तो जैसा कि आपने पहले बताया कि यार ये होता भी है कि अक्रॉस द पार्टी सबको ही इस तरह की जो श्रद्धांजलि वाले शब्द देता है सोशल मीडिया के मार्फत, वही शब्द है। उसमें एक लाइन भी कुछ ऐसा नहीं है जिसपे विचारधारा का मसला है या कहीं से लगे राहुल गांधी की उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये हो भी नहीं सकता। और संजय राउत जो कह रहे हैं कि आज ये लड़ाई बाला साहब ठाकरे के विचारों को बचाने की लड़ाई है, तो उसके अगली पंक्ति के हिसाब से सोचे सौरभ, और ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा जी का जो शो आपकी अदालत में जब बाला साहब आए थे तो उसमें उन्होंने उनसे सवाल पूछा था, रजत जी ने, कि क्या बाला साहब कहा यह जाता है कि विवादित ढांचे जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है इसको गिराने में आपका हाथ था? बाला साहब ठाकरे का जवाब था कि नहीं, बिल्कुल उसको गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था, बल्कि उसको गिराने में मेरा पांव था। क्या उस विचार को बचाने की आज लड़ाई हो रही है? और यही नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी से बुलवा तो दे कि हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे, या अमित शाह कहते हैं, या देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, तो कोई भी नेता बीजेपी का अगर ये बात कह रहा है तो वो चाहता है कि इस नैरेटिव को उस डिस्कोर्स में लेके जाए ताकि शिव सैनिक तक ये बात पहुंचे कि देखो उद्धव ठाकरे ने क्या कर दिया, और कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं करना है। सर एक हमारे जो मित्र हैं अवधेश जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले, आज नहीं कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। अलग नहीं चाहिए, दुकान बंद कर दूंगा। ये मतलब आज के रेफरेंस में नहीं, ये बाला साहब ठाकरे का अवधेश जी ने किया था। मैंने कहा ये सामयिक है जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो समीर ये मैंने इसी के बारे में पूछा था आदित्य ठाकरे से मुंबई के कार्यक्रम में, तो वो बताने लगे नहीं, आप लोग आधा बयान दिखाते हैं हमेशा, उन्होंने तो कुछ और कहा था, ये उन्होंने नहीं कहा था। ये उनका रिकॉर्डेड बयान है, इसको जस्टिफाई किया था। और मैं बाला साहब ठाकरे से मतलब मेरी भी मुलाकात का मौका मुझे मिला, 2 बार मुलाकात मेरी हुई, और मैं समझता हूँ कि बाला साहब के लिए बहुत सारे लोग, उनके खिलाफ खड़े रहने वाले भी बहुत लोग रहे। एक बार तो चुनाव आयोग ने उनके चुनाव अधिकार को, वोट के अधिकार पर भी पाबंदी लगा दी, 6 साल तक वो चुनाव भी 99 में वोट की लड़ाई उसके खिलाफ हुई। लेकिन वो अलग मिट्टी के जो लोग होते हैं ना, उस तरह के लोगों में से बाला साहब ठाकरे हैं, जो खुद ठीक समझते हैं उस पर वो अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, उस तरह के वो नेता रहे। आपको उनकी विचारधारा पसंद हो नहीं पसंद हो, आप सोचिए कि शिवसेना की लड़ाई सबसे पहले दक्षिण भारतीयों के साथ शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय दक्षिण भारतीय लोग वहाँ पर व्यवसाय में बड़ी जगह बना रहे थे और मराठियों को जगह नहीं मिल रही थी। तो उनका एक नारा आया था, जो सबसे पहला नारा था शिवसेना का, लुंगी की बजाओ पुंगी, क्योंकि लुंगी पहनते थे वो साउथ इंडियन। हाँ, तो वो, और हमेशा मराठियों के लिए लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई महाराष्ट्र का अकेला नेता होगा तो वो बाला साहब ठाकरे होंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और किसी भी तरह से कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। जब यहाँ पर बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी और मतलब वाजपेयी जी, आडवाणी जी उनके साथ बात कर रहे थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, तो मुख्यमंत्री की बात हुई, तो उनका मुख्यमंत्री किसे भी बनाओ, आदेश मेरा ही चलेगा। खुलकर का
तो ये जो नेतृत्व है, और एक बात और होती थी, क्योंकि मैं मातोश्री में भी गया, बाद में उद्धव साहब ठाकरे का भी इंटरव्यू करने के लिए मैं वहाँ गया था, तो बाला साहब ठाकरे के लिए ये कहा जाता था कि मातोश्री का कोई आदमी किसी दूसरे दरवाजे पर नहीं जाएगा, मातोश्री का। अब वो भी बात रह गई। अब आज जब उनके पुण्यतिथि है, उस पर मैं ऐसी बातें करके उनकी आत्मा को तो नहीं दुखाना चाहता, लेकिन ये घटनाएं हुई हैं जिन पर चर्चा बड़ी होती रही है। और उनका जो किसी बात में वो अक्सर बियर लेकर बैठते थे अपने साथ, बियर बहुत पीते थे। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कभी कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत उन्हें कभी नहीं पड़ी, ये एक बड़ी बात, कोई दिखावा नहीं। अब सवाल सर ये है, आज के जो उद्धव ठाकरे जिस विषय पर अलग हुए, उद्धव ठाकरे की बात को सच मानते हैं, चलिए आज हम, कि बीजेपी ने उनसे वादा किया और बाद में मुकर गई कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उद्धव ठाकरे फर्ज कर लेते हैं कि उद्धव ठाकरे ठीक कह रहे हैं। अगर बाला साहब ठाकरे होते और वो ये मानते कि मेरी 20 साल पुरानी सहयोगी ने इसने मुझे धोखा दिया, तो वो क्या करते? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन वो क्या नहीं करते क्या करते दोनों इसमें जुड़ा है। अब मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। जब 99 में वाजपेयी जी की सरकार गिरी और जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने की बात आई, तो उस समय एक अंग्रेजी टेलीविजन चैनल पर थे। उनसे पूछा गया कि भाई अगर एनसीपी का वो बन गया है और ये अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो करेंगे, हाउ कैन आई गो विथ स्काउंड्रल्स। वो जो शरद पवार के लिए और सोनिया गांधी के लिए तो इतनी गंदी बात बोली थी कि आज के सोनिया गांधी को इस देश से कैसे प्यार हो सकता है, सोनिया गांधी कैसे इस देश की हो गई कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। राहुल गांधी का हमेशा मजा बने, वो पूरा रिकॉर्डेड बयान है, उसमें लगातार वो बोलते रहे। इस समय की परिस्थिति में देखिए, किसी के साथ गठबंधन में जाना न जाना वो क्या करते हैं, इस समय तो एक अनुमान मैं लगा सकता हूं कि लास्ट तक वो क्या सोचते रहे अपने समय में। बीजेपी से पहले भी कई मुद्दों पर उनके मतभेद हुए। नरेंद्र मोदी को जब हटाने के लिए वाजपेयी जी तैयार हो गए तो केवल बीजेपी में आडवाणी और वही खेमा नहीं, बाला साहब ठाकरे उनके साथ खड़े हुए, बोले कि मुसलमान तो आतंकवादी है, सीधे सीधे बोले मुसलमान आतंकवादी है, इनके खिलाफ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मर्द है, मर्द की तरह लड़ा है, यह भाषा वो उन्होंने बोला था। क्या आप इसमें आप सोचते हैं कि एक तो जो आप सोच रहे हैं धोखा दिया नहीं दिया, बीजेपी उस प्रकार से धोखा देती भी तो मुझे नहीं लगता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के साथ बाला साहेब ठाकरे किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार होते, जो उनका कैरेक्टर था। इस जीवन में वो जा ही नहीं सकते हैं, पहला। दूसरी बात यह होती कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको सरकार बनाना है, तो किसी कीमत पर वो आदमी अपने विचार से समझौता नहीं कर सकता था कि कोई हनुमान जयंती का कर रहा हो तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लड़ा दो, कोई औरंगजेब पर के लिए पैसे मांगना हो कि उसका मकबरा हमको बनाना है, उसके पक्ष में बोल दो, ये काम वो कभी नहीं कर सकते थे। उनकी आइडियोलॉजी देखेंगे तो पत्रकार से एक क्षेत्रवाद से शुरू हुई, जो सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी मराठियों के लिए वहां से शुरू हुई है। वहां से लड़ते लड़ते हिंदुत्व पर आया, जब आए तो वो तो दिलीप कुमार तक पर कि ये दुबई जाता है दिलीप कुमार, और वहां जाके क्या करता है, वो फिरोज खान पर खुलेआम बोलते थे सर। लेकिन उसी रिकॉर्डेड भाषण की बात जो समीर जी ने याद दिलाई, उसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था ना, मैं बेटा सौंप रहा हूं बिल्कुल उद्धव ठाकरे के हाँ, लिए। बिल्कुल भाई पार्टी विचारधारा सब दे दी ना बेटे मेरे को। रक्षा के सुने, मेरा समर्थन किया है, वैसे ही उद्धव का आदित्य का भी आप लोग ध्यान रखना, समर्थन करना, पूरा उनका बयान था, मुझे एकदम याद है। लेकिन उसका तो आज शिव सैनिक जो है वो बाला साहब की वो बात याद रखेगा या ये बात याद रखेगा कि ये छोड़ करके चलेगा? सर, मदर इंडिया फिल्म को याद करिए कि लास्ट में सुनील दत्त से उस मां को बहुत प्रेम रहता है, लेकिन वो मदर इंडिया थी। जो एक लड़की को उठा के भागती है तो मां उसको गोली मार देती है। विचारधारा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि विचार बदल ले तब भी जाएगा। आदित्य ठाकरे, अगर इस देश में कुछ लोगों ने अपने विचार को पूरी तरह त्याग करके सत्ता के लिए समझौता किया है, कई नेताओं के नाम आएंगे, उसमें आदित्य ठाकरे का नाम इस समय, स्पेशल उद्धव ठाकरे का नाम ऊपर आएगा। बाला साहब ठाकरे इसके लिए कभी नहीं कर सकते थे, बेटा मोह उनका था, पोता आगे बढ़े, चलिए सब भाव थी। एक बात छोटी सी विचारधारा पे जो अभी देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि जब बाबरी मस्जिद गिरी तो लालकृष्ण अडवाणी जो पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन है। और बाल साहब ठाकरे ने कहा कि हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने ये गिराई है और इसका मुझे गर्व है। और दूसरी घटना आप याद कीजिए कि बाला साहब के रहते हुए जब पाकिस्तान की टीम इंडिया में मैच खेलने आई थी तो उन्होंने पिच को खोद दिया था। ये विचारधारा के जिक्र में रेफरेंस पे मैं बात कर रहा हूँ।
एक लाइन में जोड़ दूं, जैसे बाला साहेब ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा शिवसेना का, लेकिन प्रमोद महाजन के साथ इनका एक बहुत विशेष बॉन्डिंग थी। मतलब प्रमोद महाजन थे जिनके कारण शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। और बाला साहेब ठाकरे से अगर कोई भी बात करनी थी तो प्रमोद महाजन ही करते थे। वो अटल आडवाणी जी की बात रही, प्रमोद जी की सुनते थे। बाला साहेब ठाकरे कभी किसी के निधन पर, किसी के घर पर दुख शोक संवेदना व्यक्त करने मातोश्री से बाहर नहीं गए, वो फोन जरूर कर देते। प्रमोद महाजन का जब निधन हुआ 3 मई 2006 को, तो बाला साहेब ठाकरे घर गए थे। तो बच्चे जैसा उनको एक खबर महाराष्ट्र के चुनाव से ही, चुनाव प्रचार के बीच चुनाव आयोग की टीम पूरी तरह एक्शन में दिख रही है। आज चुनाव आयोग की टीम ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर दी। बोले साहब एक बार फिर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर दी। बारामती में पवार साहब का बैग चेक किया गया। शरद पवार सोलापुर जा रहे थे, वहां पर करमाला में उनकी रैली होनी थी। कराड़ में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। शनिवार को अमरावती में राहुल गांधी के बैग की चेकिंग हुई थी। कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। उससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग के दौरान नाराजगी जताई थी। इसका बाकायदा वीडियो बनाया था। उन्होंने बहुत कुछ बोला था उन कर्मचारियों को, बेचारों को, जो कि चेकिंग कर रहे थे। फिर वीडियो आ गया, अमित शाह का बैग चेक हो गया, देवेंद्र फडणवीस का बैग चेक हो गया, नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो गई। बुरा केवल उद्धव ठाकरे जी को लगा। अब तीसरी बार भी आपने काम करवा दिया। बीजेपी के भी तो सारे नेताओं का हुआ ना सर, इसमें गृह मंत्री अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, वहाँ पे सबकी तो बैग चेकिंग हो रही है। तो ये तो चुनाव आयोग आज बैग चेक कर दिया। राहुल गांधी को 2 घंटा क्यों जहाज में खड़ा रखा झारखंड में? अरे वो उसमें समस्या थी कि प्रधानमंत्री के चॉपर में समस्या आ गई थी। और उसमें आप समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री को फ्लाई करना होता है तो उस समय आपको नो फ्लाई, प्रधानमंत्री नहीं उड़ पा रहे तो राहुल गांधी भी नहीं, उस समय नो फ्लाई जोन करके रखा जाता है। और उसमें पता नहीं था कि पीएम कब। चलिए ठीक है, अब वो एयरपोर्ट पर थे, आपने उनको लाउंज में भी नहीं बैठने दिया। भाई ये कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर जो वीआईपी लाउंज होता है वो भी यूज नहीं करने दिया राहुल गांधी। अरे कौन ये करता है सौरभ? उसमें लाउंज इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत पड़ती है? कौन से वीआईपी लाउंज का इस्तेमाल करने के लिए किसी को कोई खड़गे साहब ने बोली है। खड़गे साहब ने तो ये भी बोला है, क्या टॉयलेट भी रिजर्व कर दिया मोदी जी के लिए? और समझा जा सकता है कि चुनाव अगर चल रहा हो, इतने गर्मा गर्मी वाला चुनाव चल रहा हो, तो इस तरह की नैरेटिव तो गढ़े ही जाएंगे और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। लेकिन इस बार ये दिलचस्प तस्वीर जरूर दिख रही है कि बड़े लेवल पे इतनी ज्यादा चेकिंग। हम लोग हमेशा ही नेताओं के साथ सौरभ चौपर में चुनाव के दरमियान ट्रैवल करते रहे हैं, कभी हमने ये नहीं देखा दूर दूर तक कि किसी बड़े नेता के चौपर में धन जा रहा हो। अगर धन जाता भी है तो उसके लिए दूसरे तरीके होते हैं। मैं इस बात का ही जिक्र कर रहा था कि जितने बड़े नेताओं की है चेकिंग, आप कह सकते हैं भी ये अच्छा काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन क्या कोई बड़ा नेता, जैसे देवेंद्र भी गए, मैं भी गया हूं, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी बड़े नेता के हेलीकॉप्टर में, चॉपर में या चार्टेड में कोई सामान, जहाज में पैसा होता क्या है फिर सर? खाने पीने का सामान सौरभ रहता है, क्योंकि दिन भर आप ट्रैवल करते हैं ना और टाइम नहीं मिलता है आपको लंच करने का। ज्यादातर नेता जो है बाहर का खाना खाने के बजाय प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना लंबा कैंपेन चल रहा होता है। तो और पूरी टीम भी होती है, 8-10 लोग होते हैं साथ में। हम लोगों ने बहुत खाना खाया नेताओं का, लेकिन ये केवल फॉर्मेलिटी जैसी है। जो लोग ले जा रहे पैसा उसको कितना चेक किया चुनाव आयोग ने? नहीं तो फिर इतना बुरा क्यों मान गए थे उद्धव ठाकरे? ईगो पे ले लिया। हाँ, ईगो पर ले लिया और ह्यूमिलिएशन उनको लगता है। और वो समझ रहे हैं कि ये जो अमित शाह साहब को या फडणवीस साहब को या गडकरी साहब को किया वो कवरअप है। हाँ, समझे? लेकिन कोई तीसरी बार फिर कर दिया उनके साथ। ह्यूमिलिएशन वाली बात उनको लग रही होगी, ईगो की बात लग रही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी बड़े नेता का आप कभी भी बैग चेक कर लीजिए। मैं एक किस्सा सुना देता हूं। नेता तो वीडियो बनाते हैं इसका, देखो हम कितने नहीं सर, मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। वेंकैया नायडू साहब थे, उपराष्ट्रपति बनने से पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो। तो चेन्नई से वो आ रहे थे, नॉर्मली कोई ना कोई उनके साथ था, उस दिन कोई उनके साथ नहीं था। तो वो चेन्नई एयरपोर्ट पर हो गए और फ्लाइट लेट हो गई, शाम की बात है। तो उन्होंने कहा कि उनको कॉफी पीने की इच्छा हो रही थी, तो उन्होंने अपने कुर्ते में हाथ डाला तो उसमें एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि नेता कभी पैसा लेकर ही नहीं चलते। आप बैग चेक कर रहे हैं, वो तो जेब में भी पैसा नहीं रखते। अब वो घूम रहे हैं, कोई हेलो हाय कर रहा है उनसे, अध्यक्ष जी ये वो सीसीडी का वहां पे वो था। ये खुद वेंकैया जी ने मुझे बात बताई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो वहां गए तो उसके मैनेजर ने भी हेलो कर लिया सर ये, लेकिन बोले मुझे को मन में आ रहा कि कम से कम एक बार ये कह दे कि सर कॉफी पियोगे क्या? तो बोले उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि भैया कुछ ना कुछ जेब में पैसा रखकर चलना चाहिए। तो अब आप उसके बाद बैग चेक कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, ब्रेक ले लूं। पैसा जो है, बस पैसा जो है आपको मालूम है ना, झोला में बंद करके जाता है वो स्ट्रांग रूम से। और कैसी चुनाव में मेरा अपना मानना है कि 90% या उससे भी ज्यादा कैसी खर्च होता है, उसको चुनाव आयोग क्या दुनिया की कोई शक्ति दूर नहीं कर सकती।